हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़े थे और हमने सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स भी देखे थे जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स आए थे। जैसे चंपकम दोराई-राजन केस में 1951 में, देन उसके बाद हम लोगों का गोलकनाथ केस है 1967 का, देन मिनर्वा मिल केस 1980। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखिए, हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया था। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्लानिंग कमीशन फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और हम लोगों ने अकॉर्डिंगली 5 ईयर प्लान बनाए थे। 5 ईयर प्लान्स। और ये हम लोगों ने इसलिए किया था कि जो हम लोगों की जो रिसोर्सेज हैं कंट्री की, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और प्लानिंग और जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो इस टाइप से डेवलपमेंट हो कि उसमें जो अमीर है और जो गरीब है उसके बीच की इनइक्वालिटीज भी कम हो। मतलब जो पर्सन है, पर्सन टू पर्सन भी इनइक्वालिटी कम हो, और जो हम लोगों का कंट्री इंडिया है उसके एरिया वाइज भी इनइक्वालिटी कम हो। जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री इंडिया है तो उसमें जो स्टेट्स हैं जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो ये सब डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन वहीं जो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे ही झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसी बाकी जगह भी कंट्री में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वो गरीब डिस्ट्रिक्ट है, पुअर डिस्ट्रिक्ट है, वो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये जो एरिया के बेस में रीजनल इनइक्वालिटीज है उसको भी एक प्लानिंग कमीशन डेवलप किया गया, जो इस चीज को भी कंसिडर करके ऐसे प्लान बनाएगा कि कंट्री का ऐसे होल प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट एज ए होल, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंट्री का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। कोई रीजन ऐसा ना हो कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और कोई रीजन ऐसा है जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं हो पाया। तो एक तरीके से हर रीजन को डेवलप करने की बात करता है हमारा प्लानिंग कमीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो ये जो है, ये जैसे हम लोगों का आर्टिकल नंबर 38 में, हम लोगों का सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की हुई है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरीके से ये आर्टिकल 38 को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा जो 5 ईयर प्लान है। और वो आर्टिकल 39 बी में भी ये कहा गया है कि 39 बी में जो कंट्री के मेटीरियल रिसोर्सेज हैं उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो जो प्लानिंग कमीशन है एक तरीके से वो 39 बी को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो प्लानिंग कमीशन हमने स्टेब्लिश किया, कब किया था? 1950 में। 1950 में। जैसे
और बाद में 2015 में ये प्लानिंग कमीशन जो है ये नीति आयोग बन गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। देन हम लोगों ने क्या किया, देन हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस करे। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किया। किसके लिए? एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी एक्सेट्रा। तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी, इन सबको एबॉलिश किया हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स इंट्रोड्यूस करके। और जो सीलिंग एक्ट लाए, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट में ये था कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो एक लिमिट में ही जमीन रख सकता है और उसकी बाकी जमीन गवर्नमेंट ले लेगी और वो लैंडलेस लेबर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट में था। और आप देख सकते हैं ये सब आर्टिकल 39B में जैसे ये कहा है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री should be distributed equally for the common good and prevention and concentration of wealth, इसकी भी बात की गई है। तो ये जो है, ये जो चीज़ें इन्हीं को इम्प्लीमेंट करती हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जागीरदारी। पहले जमींदार हुआ करते थे, उनपे पूरे 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 गांव का लैंड हुआ करता था, इतना ज़्यादा ज़मीन होती थी और वो लोग अपनी ज़मीन को रेंट पे उठा देते थे। लैंडलेस लेबर उस पे काम करते थे, जब मन चाहा तो लैंडलेस लेबर को कई बार पेमेंट भी नहीं किया, तो लैंडलेस लेबर का बहुत हैरेसमेंट होता था। तो हमारा जब कंट्री आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा हुआ है। और फिर हम लोगों ने लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया, टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस करे। टेनेंसी एक्ट कि जो भी किसी की ज़मीन पे जो लेबर काम करेंगे तो प्रॉपर उनको प्रॉपर उनका रेम्यूनरेशन मिले और उनको एकदम से ना हटाया जाए अपने विल एंड फैंसीज पे। तो टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस करे। जो लेबर है, जो लैंड को रेंट पे लेके काम करते हैं, तो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस करे। लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस करा और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस करे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी, ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। देन हम लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट इंट्रोड्यूस करे। मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट पास करके कि गवर्नमेंट एक जो भी मिनिमम वेज है उससे कम कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को नहीं दे सकता। उससे ज़्यादा भले ही दे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को, लेकिन उससे कम नहीं दे सकता, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू। ऐसे ही चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में, ये जो बच्चों से हैजार्डस कंडीशन में काम कराया जाता था फैक्ट्रीज में और बाकी जगह भी हैजार्डस कंडीशन में छोटे बच्चों से काम कराया जाता था, तो उनको रोकने के लिए 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट इंट्रोड्यूस किया। देन मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये कब किया? 1961 में। इसमें जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके उनको ध्यान में रख के मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो वुमेन वर्कर हैं उनको प्रॉपर छुट्टी मिल सके, लीव मिल सके। जैसे अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि 6 मंथ्स की लीव वुमेन को, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की देनी ही पड़ेगी,
चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये सब इसी एक्ट के बेनिफिट्स हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो जहाँ पे वुमेन वर्कर काम करती हैं तो वहाँ पे का जो एम्प्लॉयर है उसको क्रैच फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, जिससे कि वुमेन वर्कर अपने बच्चे को फीड करा सके, अपने बच्चे को रेस्ट करा सके। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रोविज़न किए गए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास करके। ऐसे ही इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में बनाया गया। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में ये है कि जो मैन एंड वुमेन है उनको सेम काम के लिए सेम पैसा मिलेगा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो ये भी हम लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इसके लिए भी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया, बोथ मैन वुमेन को सेम काम के लिए सेम पैसा मिलेगा। देन गवर्नमेंट ने फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड के लिए क्या किया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्टैब्लिश की। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, ये कब बनाया, ये 1987 में बनाया। और इसके थ्रू लोक अदालत इसके थ्रू लोक अदालत कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट जगह में लगाई जाती हैं। और जो लोक अदालत होती हैं वो कंसिलिएटरी कंसिलिएटरी सेटलमेंट कराती हैं डिस्प्यूट्स का, कंसिलिएटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। और ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये ज़्यादातर ये सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल सिविल डिस्प्यूट्स। और जो लोक अदालत हैं वो सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, वर्क एज सिविल कोर्ट, लोक अदालत। कंसिलिएटरी कंसिलिएटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और इसके जो अवार्ड्स होते हैं, मतलब जजमेंट, इसके जो जजमेंट होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स आर बाइंडिंग अवार्ड्स आर बाइंडिंग एनफोर्सिएबल awards are binding enforceable and no appeal before any court। जो लोक अदालत के अवार्ड्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं दोनों पार्टी पे, एनफोर्सिएबल होते हैं दोनों पार्टी पे, और कोई अपील भी नहीं की जा सकती किसी कोर्ट में, नो अपील बिफोर एनी कोर्ट। तो ये जो है हम लोगों की फ्री लीगल एड जो हमारा आर्टिकल है 39A में, आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने ये एक्ट लाया है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A में। फ्री लीगल एड। देन हम लोगों ने आर्टिकल 43 हमारा कहता है टू प्रमोट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो इसके लिए हम लोगों ने खादी खादी एंड विलेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड स्टैब्लिश किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ऐसे ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टैब्लिश किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देन हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड भी स्टैब्लिश किया, स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड भी स्टैब्लिश किया। देन हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड
हैंडलूम बोर्ड्स, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड्स, हैंडलूम बोर्ड्स, सिल्क बोर्ड जो बेंगलोर में है, सिल्क बोर्ड, रबर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, रबर बोर्ड एक्सेट्रा, ऐसे डिफरेंट बोर्ड्स इस्टेब्लिश करें जिससे कि जो ये वाली इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिले और वहाँ के वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो। रबर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड्स, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड कमीशन। तो ये आर्टिकल 43 के अंडर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज को प्रमोशन की बात की गई थी, उसी के अंडर हम लोगों ने ये सब चीज़ें की हैं। ऐसे ही हम लोगों का जो है आर्टिकल 48 ए कहता है, आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 कहता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव environment protect and improve environment safeguard and safeguard forest and wildlife and safeguard forest and wildlife and safeguard forest and wildlife। तो इसके लिए हम लोगों ने कई एक्ट्स बनाए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, अपने वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, अपने फॉरेस्ट को सेव करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए। जैसे हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये हमने बनाया था 1972 में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया 1980 में फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। देन हम लोगों ने वाटर और एयर पॉल्यूशन को सेव वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी एक्ट बनाए। वाटर पॉल्यूशन एक्ट हमने बनाया 1974 में। देन हम लोगों ने एयर एक्ट बनाया 1981 में। तो ये सब हम लोगों ने इस आर्टिकल के अंदर 48 ए के अंदर ये सब चीज़ें हम लोगों ने एक्ट बना के इम्प्लीमेंट करी। देन हम लोगों का आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 के अंदर हम लोगों जो एनिमल एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री की बात करता है, एग्रीकल्चर 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 एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हम लोगों ने जो किसान हैं उनको, किसान भाई जो है हम लोगों के, उसमें हम गवर्नमेंट ने उनको इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स दिए, इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ सीड्स, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज improve variety of seeds, fertilizers, machinery, improve variety of seeds, fertilizers, machinery, irrigation facilities, ये सब हमने गवर्नमेंट ने दी। इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स दिए, सब्सिडाइज करके फर्टिलाइजर्स दिए, मशीनरी दी। देन हम लोगों ने एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को बहुत इम्प्रूव किया, हम लोगों ने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी। तो ये सब किस लिए दिया? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए। देन आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 के अंदर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये करके हम लोगों ने क्या किया, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, PRI इंस्टीट्यूशन,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो शेड्यूल है वो भी ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनके जो टर्म्स हैं, जैसे पंचायती राज इलेक्शंस जब होते थे तो कई बार पंचायत में इलेक्शंस हो नहीं पाते थे और उनके टर्म्स को कई बार जो 5 इयर्स का नॉर्मली होता है उसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाता था। तो उन सबको सिक्योर करने के लिए हमने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और 3 टाइप्स की पंचायत की बात की गई। जो पंचायत है वो एक तो विलेज लेवल पे रहेगी, विलेज पंचायत, देन ब्लॉक लेवल पर तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। तो हमने इन पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया। विलेज लेवल पंचायत, तालुका लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे पंचायत एंड जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत। पहले ये होता था कि जो पंचायत है उनके इलेक्शंस को टाइम पे नहीं कराया जाता था और फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली होती थी, फेक वोटर्स होते थे और कई बार उनका जो नॉर्मली 5 ईयर का टर्म्स है उनको जब मन चाहा तब एंड कर दिया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता था। लेकिन जब हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया तो इसका जो टर्म है, इसका जो वर्किंग का बिहेवियर है, वो सब चीज़ों काफ़ी हद तक सिक्योर हुई हैं। ये चीज़ है। और ये हम लोगों ने आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के डायरेक्टिव के अंडर ये सब चीज़ें हमने की हैं। ऐसे ही आजकल आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 44 हमारा क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जितने भी धर्म हैं इंडिया में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म हैं उनके लिए जो सिविल कोड है, सिविल कोड जो है वो क्या कहते हैं, सिविल कोड में जैसे मैरिज के मैटर्स हो गए, डाइवोर्स के मैटर्स हो गए, एडॉप्शन के मैटर्स हो गए, तो इनहेरिटेंस के मैटर्स हो गए, ये सब सिविल कोड में आते हैं। तो अब जैसे हम लोगों का जो क्रिमिनल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज हैं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, उन सबको जो क्रिमिनल लॉज इक्वली ट्रीट करते हैं। जिस किसी ने भी कोई भी क्राइम किया है तो उनको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी उस सेम क्राइम के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन जो सिविल कोड्स हैं, जो सिविल लॉज हैं, हर एक के अपने पर्सनल सिविल लॉज हैं। मुस्लिम का अपना पर्सनल सिविल लॉज है, हिंदू का अपना, क्रिश्चियंस के अपने सिविल लॉज हैं। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है, इस साल ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। जितने भी ये मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी एंड डाइवोर्स, इन सब से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन सब के लिए एक कॉमन सिविल कोड निकाला जाए जो हर कोई फॉलो करे। और जो पर्सनल सिविल लॉज हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए, जैसे हम लोगों का क्रिमिनल लॉज बने हैं यूनिफॉर्म। तो ये आर्टिकल 44 के थ्रू ये बात कही गई है। देन आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 46 कहता है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, एडुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC ST अदर वीकर सेक्शन। एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SCs STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे सिविल राइट्स एक्ट, जो पहले अनटचेबिलिटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसे 1976 में सिविल राइट्स एक्ट के नाम से नाम चेंज कर दिया। सिविल राइट्स एक्ट 1955। देन गवर्नमेंट ने
एट्रोसिटीज ऑफ SC/ST एक्ट बनाया, SC/ST एक्ट 1989। SC/ST लोगों को सेव करने के लिए, उनके इंटरेस्ट सेव करने के लिए कि उन पे एट्रोसिटीज ना हो। ऐसे ही गवर्नमेंट ने SC/ST कमीशन बनाया, SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। इन लोगों के अलग अलग कमीशन बनाए, शेड्यूल राइट्स कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन। ऐसे ही इसीलिए गवर्नमेंट ने अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी अलग अलग कमीशन बनाए, जैसे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन 1993, वुमेन कमीशन, वुमेन नेशनल वुमेन कमीशन ये 1992, एंड चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007, चाइल्ड राइट्स कमीशन 2007। देन बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन 1993 में बनाया गया था। और फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके गवर्नमेंट ने जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है 1993 में बनाया गया था, तब ये स्टैट्यूटरी कमीशन था, स्टैट्यूटरी कमीशन हुआ करता था, क्योंकि एक्ट के थ्रू ये कमीशन हमने बनाया था। लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे इस कमीशन को दे दिया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ऐसे ही हम लोगों ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन किसमें दिया, जॉब्स एंड एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। देन हम लोगों ने आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के थ्रू हम लोगों ने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के थ्रू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इस डायरेक्टिव को हमने इम्प्लीमेंट किया। पहले ये होता था जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, DM है, SDM है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के साथ जुडिशियल डिसीजंस भी देती थी, जुडिशियल जो अथॉरिटी है वो भी ये लोग एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन हमारे 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू हमने इस डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट किया, आर्टिकल 50, और हमने जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनको दे दी। देन हम लोगों का जो आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, पंचशील। देन हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी भी साइन करी, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी, पंचशील एग्रीमेंट, ये सब हम लोगों ने। पंचशील का मतलब ऐसे 5 प्रिंसिपल्स थे जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाते हैं। नॉन अलाइनमेंट ये था कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और USSR के बीच, जो बाद में रशिया हो गया,
1991 में ब्रेक होकर यूएसआर रशिया हो गया। तो जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल्ड वॉर जो चल रही थी, उसमें ये दो ब्लॉक्स बन गए थे। तो वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्री अमेरिका के साथ थी और वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज रशिया के साथ भी थी। लेकिन इंडिया ने उस टाइम नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी सुनी। इंडिया ने जो अपना अलाइनमेंट है वो किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं किया, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी। तो इंडिया के साथ ऐसे कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी को चूज किया और किसी भी ब्लॉक के साथ इंक्लिनेशन नहीं किया। तो ये हमारा आर्टिकल 51 है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात करता है। तो ऐसे जो भी हम लोगों के फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई डायरेक्शंस दी हैं, एक्ट्स बनाए हैं, वो जो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे ज़्यादातर देखे। लेकिन अभी भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किए हैं, पर अभी भी हम लोग सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इन स्पाइट ऑफ द अबव स्टेप्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली effectively due to several reasons like inadequate financial resources, unfavorable social economic condition, population explosion, and strained center-state relations. So, in spite of the above steps, directive principles (DPSP) have not been fully have not been fully implemented. Have not been fully implemented due to inadequate inadequate financial resources. Financial Due to inadequate financial resources, unfavorable social socio-economic unfavorable socio-economic conditions, inadequate financial resources, population explosion। अब तो वैसे भी हम लोगों की कंट्री पॉपुलेशन वाइज चाइना को पीछे कर दिया है और इंडिया नंबर 1 पे आ गई है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्ट्रेंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप रहना। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पार्टी की है और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, तो वो दोनों आपस में कई बार इतना कॉपरेशन नहीं करते हैं। तो उस वजह से भी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो फुली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होने में उन्हें दिक्कत आती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड fully and effectively. तो आज हम लोगों ने लेक्चर में डायरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स भी देखेंगे जो पार्ट 4 के बाहर है, तो उनके बारे में देखेंगे। और फिर जो है हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेंगे इस चैप्टर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना लव कोऑपरेशन ऐसे ही बनाए रखिएगा। कोई भी फीडबैक सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और मैं उस पर पूरा वर्क करूँगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।